नमस्कार। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के प्रजापत, लेक्चरर जीपीसी सीकर। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट कोड EE 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक एसी सर्किट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और जो टाइटल हम आज डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियर ऑफ resistance, inductance and capacitance in AC circuits. Now, first of all, we will discuss AC through pure ohmic resistance alone. मीन्स सर्किट में सिर्फ आपका रेजिस्टेंस है और हम एक AC वोल्टेज सोर्स इसके अप्लाई करते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका अप्लाइड वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, और हम इसको लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया है एसी वोल्टेज सोर्स, जो यहाँ पर साइनोसॉइडल नेचर का है। और ये आर रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमने एसी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है। और इसके अंदर ये जो आई करंट फ्लो हो रही है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस करंट है, तात्क्षणिक करंट है आई किसी भी टाइम टी पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो अप्लाइड वोल्टेज का जो सोर्स है, एसी सोर्स है, वो सारा का सारा हमारा रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के अंदर अप्लाई हो जाता है। इसलिए जो हम इक्वेशन लिखेंगे अब, तो जो अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है V, ये पूरा का पूरा सर्किट में जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप में यूज हो जाता है। तो V इक्वल्स टू आई आर। आई इज़ द करंट एट एनी टाइम t थ्रू द सर्किट, और R जो हमारा रेजिस्टेंस है। अब V जो है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी है या वी एम साइन थीटा है, इससे हम V की वैल्यू रखेंगे। तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई गुणा R। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली। किसी भी टाइम t पर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट वो दी जाएगी I इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। ये करंट I जो है हमने अभी डिराइव किया है, ये मैक्सिमम तब होगी जब हमारा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 कब होगी? जब हमारा जो ओमेगा टी है वो 90 डिग्री होगा, तो साइन 91। तो उस समय जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी उसको हम आई एम से डिनोट करेंगे। आई एम बराबर, यहाँ पर ये वी एम बाई आर रह गया और साइन ओमेगा टी 1 हो गया, तो आई एम बराबर हो गया वी एम बाई आर। इसलिए जो इक्वेशन सेकंड है ये हमारा बन जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई एम क्या है? मैक्सिमम करंट दैट कैन रीच इन दिस सर्किट, कैपिटल आई, और इसकी वैल्यू है वी एम बाई आर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है ये फर्स्ट इक्वेशन, और करंट हमारा जो है ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसको अगर हम कंपेयर करें तो आप ये देखो कि टाइम में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे जो करंट फ्लो होगी हमारी सर्किट में, वो फेज़ में होगी। ठीक है। और इस करेक्टरिस्टिक्स को हमने वेव शेप के फॉर्म में इस सेकंड फिगर के अंदर बताया है। ये हमारा टाइम t एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर हमारा वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो कंटिन्यूस लाइन है ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज का इक्वेशन का वेव फॉर्म है, वी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। और करंट आई जो है वो है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी के अंदर जो राशि है ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी है, यहाँ भी ओमेगा टी है। तो हम टी की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये दोनों जो है वो दोनों पर एक साथ अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि लगाया गया वोल्टेज सोर्स से अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है तो वो करंट भी
इन फेज़ होती है, इन दोनों के बीच में कोई कलांतर नहीं होता। लगाए गए वोल्टेज सोर्स और परिपथ में बहने वाली धारा के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकला है हमारा यहाँ कि अगर कोई एसी सप्लाई का सोर्स अगर किसी प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम अध्यारोपित करते हैं, तो जो बहने वाली करंट है और जो लगाया गया वोल्टेज है वो दोनों आपस में फेज में होते हैं, इन फेज में होते हैं या कला में होते हैं। इसका ये फेजर डायग्राम है। ये आपका अगर लगाया गया वोल्टेज सोर्स वी आर है इस दिशा में, तो करंट जो आई आर सर्किट में फ्लो हो रही है वो भी इसी दिशा में होगी। ठीक है, ये दोनों साथ साथ ही आपके, और क्योंकि एसी कंटिन्यूस चेंज हो रही है तो किसी भी टाइम पर दोनों जो राशि है हमारी लगाया गया वोल्टेज और सर्किट में बहने वाली करंट, ये हमारी फेज में होगी। नाउ एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस अलोन। अब हम सर्किट में प्योर इंडक्टेंस अगर कनेक्ट करें किसी एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो सर्किट का क्या बिहेवियर रहेगा ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ को एक बेसिक फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स किसी प्योर इंडक्टर के अक्रॉस लगाते हैं, तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर कॉयल या इंडक्टर, ये बहुत सारे और घेरों की संख्या का एक वायर है, इंसुलेटेड वायर है। उसको अगर हम मतलब उसके करेक्टरिस्टिक्स को अगर जिस नाम से हम जानेंगे उसको बोलेंगे इंडक्टिव कॉयल। तो जब भी हम किसी इंडक्टेंस के अंदर, ये हमारा इंडक्टेंस एल वाली इंडक्टिव कॉयल है जिसका इंडक्टेंस एल हेनरी है, इसके अक्रॉस हम जब भी कोई एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, यहाँ ये एसी वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो जैसा हमें पता है कि ये जो एसी वोल्टेज सोर्स है ये साइनोसॉइडल वेव शेप का है, ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, या जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई की है। तो इससे जो आपका कंडक्टर है, ये यहाँ हमारी कॉयल है, इंडक्टर में बहुत सारी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनमें जब ये एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है इसमें, और करंट आपकी कंडक्टर कॉइल के कंडक्टर में से जा रही है इंडक्टर कॉइल के कंडक्टर में से। तो इसके और दिस इज़ वेल नोन फंडामेंटल और फैक्ट कि जब भी किसी कंडक्टर में से हम किसी करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ और चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। अगर डीसी करंट फ्लो करवाते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र स्टेडी स्टेट होगा, स्थिर मान का होगा। और अगर हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ जो फ्लक्स है वो भी उसी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा जिस नेचर का हमारा करंट है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अब फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करेगा। ये क्या कहता है कि ये कॉइल जो हमारी है जिसका इंडक्टेंस एल है, उसमें से जब एसी करंट फ्लो हो रही है तो इसमें, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है, और ये जो ईएमएफ है वो यहाँ भी पैदा होगा, और उसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। ये ईएमएफ हमेशा लगाए गए जो वोल्टेज सोर्स है या उसमें से बहने वाली करंट है उसका विरोध करता है। ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि एक बैक ईएमएफ जो है वो इंडक्टर कॉइल में जनरेट होगा, और ये जो बैक ईएमएफ है ये हमेशा अपोज करता है, किसका अपोज करता है, करंट में परिवर्तन। जो कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस होने का बेसिक कारण क्या है, करंट में बदलाव होना। अगर करंट में बदलाव नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा तो बैक ईएमएफ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो इसका बेसिक कोज है, जो मूलभूत कारण है, उसका वो अपोज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो यहाँ पर जो है बैक ईएमएफ, ये हमेशा इसमें से बहने वाली करंट कॉइल में से या सर्किट में से उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, दिस इज़ द कंसेप्ट। तो यहाँ फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि प्योर इंडक्टर है जिसमें इंडक्टेंस एल है, उसमें रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जो अगर देखा जाए तो प्योर
इंडक्टेंस बहुत कम होता है, उसमें जिस वाइंडिंग से हम कॉयल बनाते हैं उस कॉयल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, अदरवाइज़ तो वो सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन में हम रेजिस्टेंस को जीरो मानते हुए प्योर इंडक्टेंस को कंसिडर करते हुए सर्किट का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि लगाया गया जो वोल्टेज सोर्स था ना, ये एसी वोल्टेज सोर्स, ये पूरा का पूरा इस इंडक्टर में, और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज सोर्स हुआ था ना जिसको हम बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, उसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं इसमें, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर, उसके बराबर होगा लगाया गया वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन में लिखा है कि ये V जो है, स्मॉल v, ये लगाया गया वोल्टेज सोर्स है, अध्यारोपित वोल्टेज सोर्स है, और ये L di/dt के बराबर होता है। ये एक इक्वेशन है। अगर कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L हेनरी है और उसमें से करंट I बह रही है किसी भी टाइम पर, तो उस इंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला L di/dt होता है। तो यहाँ पर ये अध्यारोपित वोल्टेज के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि अध्यारोपित वोल्टेज जो है V=Vm sin ओमेगा टी है। इसकी वैल्यू हम यहाँ V पर रख देंगे। तो Vm sin ओमेगा टी बराबर L di/dt। यहाँ से हम di की वैल्यू निकालेंगे, di बराबर Vm/L sin ओमेगा टी dt। अब यहाँ पर हम I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, समाकलन कर दो इसका समय के सापेक्ष। तो यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई जो है आई हो जाएगा, इक्वल्स टू Vm/L, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ टाइम फंक्शन का होगा विद रेस्पेक्ट टू डी टी। अब यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया साइन ओमेगा टी को, तो ये वैल्यू आई इक्वल्स टू Vm/L। ओमेगा जो है वो आपका बाहर नीचे आ जाएगा, तो Vm/ओमेगा L, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन होता है, और ये माइनस वैल्यू और आती है, तो ये हो गया -Vm/ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिखी है कि Vm/ओमेगा L साइन, और ये था कॉस ओमेगा टी, और माइनस और था, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री। इसको लिख दिया इक्वल्स टू Vm/XL, क्योंकि ओमेगा एल जो है वो XL होता है। XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरक तो प्रतिघात जो है उसको X से डिनोट करते हैं, और ये इंडक्टेंस की वजह से है इसलिए L, तो XL बराबर हो गया ओमेगा एल, या XL बराबर 2πfL, क्योंकि ओमेगा 2π के बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है। तो ये आ गया Vm/XL साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? ये आई का जो हमारा इक्वेशन आया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब हमारा साइन ओमेगा टी माइनस π/2 1 होगा। ठीक है, और उस समय इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी Im बराबर Vm/ओमेगा L जो XL है, और ये वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, किसी भी टाइम t पर इंडक्टिव रिएक्टेंस वाले सर्किट में जो करंट बहेगी वो I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। So we find that if applied voltage is represented by V equals to Vm sin omega t, then the current flowing through a purely inductive circuit is given by I equals to Im sin omega t minus π/2। अब यहाँ ये important बात है कि I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है, और V जो है Vm साइन ओमेगा टी है। तो इसके बीच में देखो आप, ओमेगा टी के जो पद है उसमें π/2 का डिफरेंस आया है, और माइनस π/2 है। इसका मतलब ये है कि लगाए गए वोल्टेज से और जो उस सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में बहने वाली करंट है, वो π/2 मतलब 90 डिग्री पीछे चलती है प्योर इंडक्टेंस वाले सर्किट में। तो ये चीज़ यहाँ पर जो निष्कर्ष हमारा निकला है वो ये है। और इसको हम अगर वेव शेप के रूप में देखें तो ये देखो, ये Vm साइन ओमेगा टी है जो V का हमारा लगाए हुए वोल्टेज का वेव फॉर्म है, और ये हमारी करंट है I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब ये माइनस π/2 की वजह से ये क्या है कि 90 डिग्री बाद में करंट हमारा सर्किट में स्टार्ट होता है। जब वोल्टेज हमने लगा दिया, उसके 90 डिग्री, 90 या 90 डिग्री के बाद में, या π/2 रेडियन के बाद में करंट उस वैल्यू पर आती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो करंट है वो लगाए गए वोल्टेज सोर्स से 90 डिग्री पीछे चलती है या लैगिंग रहती है, पश्चगामी होती है। तो इसको इस वेव शेप में हमने दिखाया है। अब इसका ये आपका फेजर डायग्राम है। ये जैसे लगाया गया वोल्टेज को अगर इस एक्सिस में लें तो 90 डिग्री पीछे किसी भी टाइम पर, और ये करंट जो है वो रहने वाली करंट इससे 90 डिग्री होगी। ये हमने डिस्कस किया है एक प्योर इंडक्टेंस के लिए। अब यहाँ पर आपको क्लियरली इस ऊपर के डेरिवेशन से ये समझ में आ गया होगा कि जो लगाया गया वोल्टेज है और जो उससे उसकी वजह से जो बहने वाली करंट है एक इंडक्टिव सर्किट में, वो π/2 से पीछे होती है, या आप कह सकते हो कि वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से आगे होता है करंट में, या कह सकते हो करंट 90 डिग्री से पीछे होती है। ये वेक्टर मैंने यहाँ पर आपको पहले शो किया था। यहाँ पर ये जो ओमेगा एल है, ये मैंने आपको वैसे इससे पहले बताया कि ओमेगा एल जो है वो हमारे इंडक्टेंस एल का प्रतिघात है, जिसको हम बोलेंगे प्रेरकत्व प्रतिघात, क्योंकि ये प्रेरकत्व के वजह से हुआ है, इंडक्टेंस की वजह से। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो रिएक्टेंस, एक्सएल जो है वो रिएक्टेंस। अब ये बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि ओमेगा एल के बराबर होता है। इसको बोल सकते हैं 2πfl, क्योंकि ओमेगा जो होता है वो 2πf, एफ है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, एसी सप्लाई की। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना हमारा, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत लार्जली डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की हम एसी लगाएंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, कम फ्रीक्वेंसी के लगाएंगे तो कम होगा। ऐसे इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा सर्किट इंडक्टर का, उतना ही उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन था इंडक्टिव सर्किट का ये जो था, ये आई जो है वो वी से लीड कर रही है। यहाँ पर ये हमारा जो इक्वेशन है, ये तो है जो वेव है, ये तो v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी की है। और ये जो आपकी इससे करंट फ्लो हुई सर्किट में, ये 90 डिग्री पीछे है, मतलब ये 90 डिग्री आगे है, लीड कर रही है। तो यहाँ पर ये अगर इसको बैक में ले जाए ना, तो ये करंट हमारी 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो गई थी और वोल्टेज जो है 90 डिग्री बाद में हुई थी। तो इस कर्व को आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये डॉट डॉट करके पीछे ले जाएं यहाँ। तो ये आपका वेव शेप है किसी कैपेसिटर के अक्रॉस लगाए गए एसी वोल्टेज सोर्स, उसमें से बहने वाली एसी करंट। तो एसी करंट जो है वो इससे 90 डिग्री आगे है लगाए गए वोल्टेज सोर्स से। और ये इसका फेजर डायग्राम है। वीसी हमने लगाया गया जो वोल्टेज सोर्स है, मतलब जो लगाया गया वोल्टेज सोर्स है वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ही है। उससे आगे करंट होती है सर्किट में बहने वाली करंट आईसी, या कैपेसिटर में से बहने वाली करंट किसी भी टाइम टी पर। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है, ये पर्टिकुलरली एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये अगर हम एसी सर्किट में कनेक्ट करें तो उस सर्किट में करंट का क्या बिहेवियर रहता है, और ये हमने इसमें डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीपीसीसी का यूट्यूब चैनल। इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि चार्ज में जो परिवर्तन की दर होती है समय के सापेक्ष, वो करंट के बराबर होती है। तो आई सी जो है वो बराबर होगा डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू हमारा यहाँ पर है क्यू इक्वल टू सी वी, और सी वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ये हमारा लगाया गया वोल्टेज सोर्स था, जिसे सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आई जो है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, आई सी बराबर डी बाई डी टी। क्यू की जगह हमने लिख किया सी वी, ये सी वी है, सी और वी हो गया वी एम साइन ओमेगा टी। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये आएगा इक्वल्स टू सी और वी, तो आपका कांस्टेंट है तो सी और वी मैक्सिमम रह गया। साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, गुणांक के रूप में ओमेगा आ गया, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो गया। तो ये हो गया डब्लू सी वी एम कॉस ओमेगा टी। ये हमारी करंट आ गई है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आई मैक्सिमम आप लिख सकते हो कि वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एक्स सी। यहाँ पर एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जिसकी वैल्यू दी जाती है 1/2 पाई एफ सी। ठीक है,
या आप कह सकते हो डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा c, क्योंकि 2πf ओमेगा के बराबर होता है। तो आई मैक्सिमम आप लिख सकते हो कि ओमेगा सी वी मैक्सिमम, ठीक है। और इसको अगर हम इस इक्वेशन में लिखें तो ये आ जाएगा ओमेगा सी मैक्सिमम की जगह लिखेंगे आई मैक्सिमम, और ये कोस ओमेगा टी आया था, देखो अब यहाँ पर ये आई सी में कोस ओमेगा टी आया था, इसको साइन में बदलो। तो कोस ओमेगा टी को साइन में हम लिखते हैं तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो आई सी जो है हमारा सर्किट में बहने वाली करंट, जो कैपेसिटर में से भी फ्लो हो रही है, वो आया आई एम, जिसको आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 90। यहाँ आप ये देखो कि जो करंट है और जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I जो है वो है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। इसका मतलब ये है कि जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो लगाए गए वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, लीड कर रही है। वोल्टेज से करंट क्या है, लीड कर रही है। तो यहाँ हम पिछली स्लाइड में जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था उसमें आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस